आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का यूनिट 2। तो मैथ्स का जो यूनिट 2 है ना, ये बहुत समझो एक तरह से जनरल एप्टीट्यूड जैसा ही है। मतलब इसमें सबसे पहले तो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी, सब एलसीएम एचसीएफ, बस यही सब है। तो ये समझो जनरल एप्टीट्यूड जैसा है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है? तो परम्यूटेशन का मतलब हुआ कि अरेंजमेंट। जैसे कि है ना, कोई अगर समझो नंबर, समझो 10 बच्चे हैं, उस 10 बच्चे को कैसे अरेंज करेंगे, या फिर 20 बच्चे हैं उसको कैसे अरेंज करेंगे, जो अरेंजमेंट जो हम लोग को बताया उसमें हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन। और फिर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन में का मतलब हुआ ना कि सिलेक्शन, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर समझो 15 प्लेयर का जो स्क्वाड होता है ना क्रिकेट का, उसमें से 15 में से 11 प्लेयर अगर चूज करेगा जो प्लेइंग 11 में, तो वो कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनपीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है परम्यूटेशन का। और फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो उस कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल डिवाइड इनटू डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। अब जो है ना, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग को एग्जाम में ना बस उतना मतलब अलग अलग तरह की, क्योंकि इस पे तो ये होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आए या फिर वो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। तो हम लोग को जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस इसमें इम्पोर्टेंट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो बुक में जो है ना, बुक में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। मतलब ये तो समझो इसमें नोट्स में ना बहुत कम क्वेश्चन है। तो बुक में चाहो ना तो बुक से सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चन जो इसमें नोट्स में नहीं हो, उस वो क्वेश्चन सब। तो परम्यूटेशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट इन ए रो। तो इसमें जो है ना कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं बोला गया है, बस ये जो है ना 6 बॉय और 4 गर्ल्स, ये हम लोग को सीट इन ए रो हम लोग को बस पूछा है नंबर ऑफ वेज। मतलब कितने तरीके से वो अरेंज किया जा सकता है, अरेंजमेंट का बात हुआ इसमें, कितने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। तो अब उसमें ना ये समझो कोई अगर पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं बोला गया है कि ये बॉय एक साथ होना चाहिए या गर्ल एक साथ होना चाहिए, तो मतलब ये 10 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ है, 6 + 4 10। तो ये 10 स्टूडेंट को ना हम लोग को बस अरेंज करना है। तो 10 स्टूडेंट के लिए मतलब 10 सीट होगा। तो समझो एक सीट, पहला सीट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये समझो 10 सीट है। तो समझो मान लो पहला बच्चा जो आएगा ना, पहला बच्चा जो आएगा 10 में से, जो पहला बच्चा आएगा उसके पास ये 10 का 10 सीट खाली मिलेगा। तो 10 का 10 सीट अगर खाली है तो उसके पास कितना तरीका है? 10 10 ऑप्शन है ना, 10 ऑप्शन है, तो 10 ऑप्शन में बैठ सकता है, तो इसीलिए उसके पास 10 हो गया। फिर जब दूसरा बच्चा आएगा उसके पास क्या हो गया? एक सीट में तो एक बच्चा बैठ गया है, तो बाकी 9 सीट खाली है। तो 9 सीट खाली है, तो यानी कि 9 बच्चा बैठ सकता है। मतलब 9 ऑप्शन है उसके पास बैठने का, वो अ, मतलब 9। तो वो जो सेकंड बच्चा जो आएगा ना उसके पास 9 ऑप्शन है, तो इसलिए इंटू 9 हुआ। फिर जब थर्ड बच्चा आएगा तो उसके पास क्या होगा? 8 सीट खाली है, तो 8 ऑप्शन है कि आठों में से, 8 सीट में से जहां मन वहां जाके बैठ सकता है। फिर ऐसे ही वो सात, जो चौथा बच्चा आएगा उसके पास 7 ऑप्शन होंगे। फिर उसके बाद जो आएगा उसके पास 6 ऑप्शन होंगे, फिर 5 ऑप्शन होंगे। ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। तो 10 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा, कि मतलब 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे को अरेंज करने का जो नंबर ऑफ वेज होगा उसका होगा 10 फैक्टोरियल। अब यही ऐसी में अगर हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि कितने नंबर ऑफ वेज में बॉयज सिट टुगेदर और गर्ल्स सिट टुगेदर, ये हो। तो बॉयज और गर्ल्स जो सिट टुगेदर है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग, 2 ऑप्शन है, अगर दोनों साथ अगर बैठे हैं ना, तो ये हो सकता है कि साथ बैठे हैं तो पहले बॉयज बैठे हो फिर गर्ल्स बैठी हो, या फिर पहले गर्ल्स बैठी हो या फिर बॉयज बैठी हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, तो मतलब, और बॉयज जो है अगर साथ ही अगर बैठे हुए हैं तो 6 बॉयज एक साथ बैठेंगे और 4 गर्ल्स जो है एक साथ बैठेगी। तो अगर बॉयज पहले बैठे हैं तो वही देखो यहाँ पे किए हैं कि 6 बॉयज अगर साथ बैठे हैं तो आगे ये 6 बॉयज हैं, पीछे जो है 4 गर्ल्स हैं। तो फिर या फिर इसके पास एक और ऑप्शन है कि या तो गर्ल्स आगे बैठ जाए, चार चार गर्ल्स आगे बैठ जाए, और 6 गर्ल्स जो है, मतलब 6 बॉयज जो है वो पीछे बैठ जाए। तो ये दोनों ऑप्शन है। तो 6 बॉयज को अरेंज करने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? तो 6 बॉयज के लिए 6 फैक्टोरियल और 4 गर्ल्स के लिए 4 फैक्टोरियल।
ऐसे ही ये 4 गर्ल्स के लिए 4 फैक्टोरियल और 6 बॉयज के लिए 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैसे आया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में समझो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे ना, तो 10 स्टूडेंट को अरेंज करने का जो नंबर ऑफ वेज होता है वो क्या होता है 10 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही 6 बॉयज है, 6 बॉयज को अरेंज करने का क्या होगा 6 फैक्टोरियल। 4 गर्ल्स का अरेंज करने का क्या होगा 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको ये दोनों सेम ही है तो इसीलिए 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। अब जो है तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज दे कैन सिट इन ए रो इफ ऑल गर्ल्स आर टू सिट टुगेदर। अब इसमें ना गर्ल्स जो है वो साथ बैठेगी, तो गर्ल्स साथ बैठेगी तो पहले तो एक गर्ल्स जो साथ बैठेगी ना तो 4 फैक्टोरियल गर्ल्स का होगा, मतलब 4 गर्ल्स अगर ये साथ बैठी है तो ये एक 4 फैक्टोरियल गर्ल्स का एक फिक्स्ड होगा कि 4 फैक्टोरियल, तो वो गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा। अब जो है ना गर्ल्स अगर साथ में बैठी है तो अब वो कहीं पे भी बैठ सकती है ना, मतलब 4 गर्ल्स हो सकता है कि सबसे आगे में 4 गर्ल्स बैठे, या फिर एक बॉयज के बाद 4 गर्ल्स बैठे, या फिर तीसरा बॉयज के बाद 4 गर्ल्स बैठे, या फिर पांच जो चौथा बॉय है उस चौथे बॉय के बाद जाके 4 गर्ल्स बैठे, या फिर पांचवें बॉय के साथ के बाद जाकर 4 बैठे। तो इसके पास ऑप्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इसके पास कितने हो जाएंगे 7 ऑप्शन है, वो कहीं भी बैठ सकती है, या तो ये फर्स्ट में बैठे, या फिर इन दोनों के इसके बीच में बैठे, या यहाँ बैठे, या फिर यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे। एक तरह से वो क्या हो गया, ये 4 गर्ल्स जो है ना, 4 गर्ल्स को अगर हम लोग अगर एक मान लें, मान लो कि ये 4 गर्ल्स अगर एक अगर होती, मतलब ये 4 गर्ल्स एक साथ कंबाइंड बैठेगी ना तो ये समझो एक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल 6 बॉयज थे, ये 6 बॉयज थे, और ये एक एक्स्ट्रा गर्ल्स, मतलब गर्ल का ना अगर एक ग्रुप जैसा माने कि वो साथ ही रहेगी तो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, तो टोटल 7 हो गए। तो इसी 7 को अरेंज करने का कितना फैक्टोरियल होगा, तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। टोटल 7 का 6 6 तो बॉयज हो गए और एक जो है ना गर्ल, गर्ल जो है साथ रहेगी इसीलिए एक काउंट होगा। तो 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, तो इसलिए आंसर क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये था समझो परम्यूटेशन पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए बुक से भी कर सकते हो या फिर कहीं से भी, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना जनरल एप्टीट्यूड में भी काम आता है। तो ये तो कहीं से जाके मतलब कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा से आ जाएगा। ऐसे ही अब ये जो है ना कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है कि अगर एक क्लब है कंसिस्टिंग ऑफ 6 मैन और 7 वुमेन अगर उसमें है, उसमें ना कितने नंबर ऑफ वेज से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कमिटी फॉर्म करना है जिसमें नंबर ऑफ वेज जिससे हम लोग सिलेक्ट कर सके, जिसमें ना 3 मैन हो और 4 वुमेन हो। तो 3 मैन और 4 वुमेन का जो अगर कमिटी अगर हम लोग को बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 3 मैन को हम लोग सिलेक्ट करने का पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितना होगा, तो 3 मैन यानी कि टोटल मैन कितने थे 6, और उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, 6 मैन में से 3 मैन सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा 6C3 वेज होगा जिसमें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6C3 हुआ, ये कॉम्बिनेशन का है समझो। कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला था ना कि एनसीआर, मतलब हम लोग के पास जो है ना नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ मैन हो गए और फिर इसमें हम लोग को सिलेक्ट कितना करना है, तो आर जो है वो सिलेक्ट करना है। ये हो गया, ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ मैन हो गए, और ये आर जो है ना कितने नंबर ऑफ मैन को सिलेक्ट करना है, तो एनसीआर यानी कि 6C3 ये सिलेक्ट करने हैं, तो 6C3 वेज हो गया। और ऐसे ही 4 वुमेन है, 4 वुमेन कितने में से 7 वुमेन थी टोटल, टोटल 7 वुमेन में से 4 वुमेन सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, तो उसको 7C4 हो जाएगा। अब ये दोनों ने एक साथ एंड लगा हुआ है, तो एंड अगर लगा हुआ है जिसका क्या मतलब है कि इनटू होगा, मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ या तो 3 मैन करना है या फिर 4 वुमेन करना है, मतलब दोनों ही चाहिए ही, 3 मैन भी चाहिए और 4 वुमेन भी चाहिए, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 6C3 इंटू 7C4। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके, ये तो हम लोग के पास जो कैलकुलेटर रहेगा ना उससे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जो कैलकुलेटर हम लोग के पास सारे में अलाउड है ना, वो कैलकुलेटर में कॉम्बिनेशन का वो फंक्शन गिवन है, उसका यूज करके तो भी तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, तो वो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये 700 वेज हो गया आंसर। अब यही दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि 4 पर्सन विथ एटलीस्ट 1 वुमेन, 4 पर्सन एक कमेटी का, 4 पर्सन का कमेटी बनाना है जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या है, या तो वो एक वुमेन होगी या 2 या 3 या 4 भी हो सकती है, मतलब 4 मेंबर का है ना तो 4 मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो 7C1 7 वुमेन थी टोटल, तो 7C1 और इंटू अगर 7C1 होगी तो टोटल नंबर ऑफ कितना है 4 पर्सन का ग्रुप है,
उसमें से अगर एक वुमेन है तो मैन कितना होगा 6C3। ये 3 जो है ना नंबर ऑफ मैन, मतलब एक तरह से एक वुमेन अगर होगी तो 3 मैन भी होंगे। ले या फिर ये एक ऑप्शन है कि अगर एक वुमेन है तो अगर दो वुमेन को सिलेक्ट किया जाए तो दो मैन होंगे। तो वही है 7C2 तो 6C2, मतलब दो मैन तो दो वुमेन। और ऐसे ही अगर 3 अगर वुमेन है तो वन मैन होगा। तो 3 वुमेन के लिए वन मैन, और फिर 4 वुमेन के लिए अगर चारों का चारों अगर वुमेन है तो कमेटी का जितना रिक्वायरमेंट था वो तो फुलफिल हो गया, तो कोई मैन को तो लेगा नहीं। तो वही 6C0 हो गया यहाँ। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके 700 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर 4% डेट हैज एटमोस्ट वन मैन, एटमोस्ट वन मैन का मतलब क्या हुआ, या तो कोई मैन ना हो या फिर एक मैन हो। तो इसमें अब मैन का हो गया, तो कोई मैन ना हो यानी कि जीरो मैन का क्या होगा 6C0। और 6C0 है का मतलब क्या 4% का ग्रुप है तो मतलब जीरो मैन है। तो क्या होगा 4 वुमेन होना चाहिए, तो 7C4। ये हो गया 6C0 इंटू 7C4 प्लस, या तो एक हो सकता है, इसमें एटमोस्ट वन मैन बोला है ना, तो एक भी हो सकता है। एक मैन अगर होगा तो 3 वुमेन होगी। तो एक मैन यानी कि 6C1 और 7C3। ये हमारे पास आंसर आ गया 245। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोगों पे क्या बोला है ना कि नंबर ऑफ वेज 20 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड, और 30 बच्चे हैं, उस 30 बच्चे में से 20 बच्चे को सिलेक्ट करना है। अब जो है ना ये कंडीशन है कि इफ रामा जो है ना रिफ्यूजेस टू बी सिलेक्टेड, रामा जो है ना उस 30 बच्चे में से एक रामा, राम नाम का बच्चा है, वो पहले ही होने से मना कर चुका है। तो बाकी कितने बच्चे बचे, तो 29 बच्चे बचे। एक बच्चा मना कर दिया तो क्या बचे 29 बच्चे बचे। अब 29 में से ना 20 सिलेक्ट करना है, वो मना कर चुका, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रिक्वायरमेंट जो 20 का है वो नहीं लेगा, वो रिक्वायरमेंट तो 20 है ही ना। तो इसमें 30, मतलब 30 में से एक मना कर दिया तो 29 बचा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब 29 है। उसमें से 20 को सिलेक्ट करना ही है, तो 20 सिलेक्ट हुए, तो 29C20 ये इसका आंसर हो गया। अब जो है ना दूसरा है कि राजा इंसिस्ट टू बी सिलेक्टेड, राजा इंसिस्ट टू बी सिलेक्टेड का मतलब क्या, कि राजा तो एक सिलेक्ट हो गया, एक सिलेक्ट हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया, वो तो मतलब सिलेक्ट हो चुका है, अब वो हट गया, तो वो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितना बचे, एक सिलेक्ट हो गया तो 30 में से एक सिलेक्ट हो गया, तो 30 में से एक माइनस गया 29। और एक सिलेक्ट भी हो गया है, हम लोग को टोटल 20 सिलेक्ट करने हैं, 20 सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एक सिलेक्ट हो गया, तो अब कितने सिलेक्ट करने बाकी रह गए, तो 19 बच्चे बाकी रह गए। तो 29C19 ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही जो है ना तीसरा क्वेश्चन है कि गोपाल एंड गोविंद इंसिस्ट टू बी सिलेक्टेड, तो मतलब ये जो है ना इसमें दो बच्चे सिलेक्ट हो गए, गोपाल और गोविंद नाम का बच्चा था जो पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब बचे कितने, 30 में से दो बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो अब बचे हैं 28। और 28 में से अब सिलेक्ट कितना करना है, तो सिलेक्ट करना है, दो बच्चे सिलेक्ट हो गए और 20 को ही करना था, 20 को करना था, दो सिलेक्ट हो गए तो कितने बचे 18। तो 28C18 ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया समझो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में बेसिक क्वेश्चन सब जो थे, और प्रैक्टिस के लिए चाहो तो बुक से सॉल्व कर सकते हो, या फिर वैसे तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का कहीं से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। अब जो है ना परम्यूटेशन कम्बिनेशन में ही के अंदर में ही आता है एक पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसमें पिजन होल में क्या होता है ना कि अगर एक एन पिजन है, जो अगर एन समझो एक एन पिजन है, और उस एन पिजन को ना हम लोग के पास एम पिजन होल है, मतलब पिजन को जिसमें हम लोग रखते हैं वो पिजन होल जिसमें जो है ना वो अगर एम है, और एन जो है अगर वो ग्रेटर देन एम है, तो एक पिजन ऐसा होगा, मतलब एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ पिजन जो होगे ना वो एटलीस्ट इतना हो, एटलीस्ट। ये जो है ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये जो है ना फ्लोर, इसको हम लोग फ्लोर कहते हैं। तो फ्लोर ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई m+1, ये वैल्यू जो है ना इतना कम से कम एटलीस्ट हो, ये हमारी ये प्रिंसिपल बताता है। तो इसमें जो ये जो डोनेट करता है ना फ्लोर ऑफ एक्स, वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जो हम लोग फ्लोर ऑफ एक्स जो है ना हम लोग पिछले यूनिट में भी देखे थे कि अगर समझो फ्लोर है, मतलब फ्लोर ऑफ 3.17 है, तो फ्लोर ऑफ 3.17 इक्वल टू क्या होगा 3, जो इंटीजर है ना वही इंटीजर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो वही फ्लोर में ये होता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये समझो प्रिंसिपल ना बेसिकली ये क्या था, बेसिकली ये था ना कि एन पिजन है, एन जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए एम पिजन होल से, जो एम पिजन होल है एम एन जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए, और तब जाके ना कम से कम एक ऐसा पिजन होल होगा जिसमें कम से कम एटलीस्ट इतने पिजन होंगे। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है। अब इस पे बेसिस को इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन है समझो,
so that 9 colors are if 9 colors are used to print 100 houses, then at least 12 houses will be of same color. तो इसमें ना कम से कम 12 हाउसेज जो है ना वो सेम कलर के होंगे, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें एन क्या है, तो एन जो है ना 100 हाउस को प्रिंट करना है, तो 100 हो गया एन, और एम क्या है, तो 9 कलर है, तो 9 कलर है, तो एम हो गया 9। तो यही पिजन होल का जो फॉर्मूला है ना, ये बस लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ n-1 अपॉन m प्लस 1। तो मॉड ऑफ 100 - 1 99, 91 99 बाई 9 प्लस 1, तो इक्वल टू क्या हो गया 11 प्लस 1 यानी कि 12। ये 12, तो यही आ गया 12 हाउसेज विल बी ऑफ सेम कलर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, 12 हाउसेज विल बी ऑफ सेम कलर। ये हमारे पास प्रूफ होके आ गया। ऐसे ही अब ये जो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है कि ए मैन हाइक फॉर 10 आवर्स एंड कवर्ड ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। कोई आदमी जो है ना 10 आवर तक हाइकिंग किया है और वो ना 45 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब ये बात मालूम है ना कि फर्स्ट आवर में वो 6 किलोमीटर हाइक किया है, और जो लास्ट आवर है उसमें 3 किलोमीटर किया। तो अब जो है ना ये हम लोग को शो करना है कि जो 2 कंजिक्यूटिव आवर होंगे, उस 2 कंजिक्यूटिव आवर के बीच में वो 9 किलोमीटर एटलीस्ट वो ट्रेवल किया है। कोई ऐसे मतलब कोई एक ऐसा 2 कंजिक्यूटिव आवर होगा ना जिसमें एटलीस्ट वो 9 किलोमीटर वो ट्रेवल किया होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए समझो सॉल्यूशन क्या होगा, तो समझो 10 है ना, 10 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्स बना लो। समझो ये 10 बॉक्स है, पहला में वो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, और फिर लास्ट में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, टोटल जो है वो कितना किया, तो 45 किलोमीटर। तो अगर वो हाइकिंग किया है 6 किलोमीटर फर्स्ट में और 3 किलोमीटर किया है लास्ट में, तो इन दोनों के बीच में जो 8 बॉक्सेस हैं, इस 8 आवर में, ये टोटल 8 आवर है ना, इस टोटल 8 आवर में वो कितना ट्रेवल किया है। तो इस टोटल 8 आवर में वो क्या किया है, तो 45 - 6 - 3, ये दोनों माइनस करेंगे ना, ये दोनों इन दोनों के बीच में कितना किया है, तो वो माइनस करने से 45 - 6 - 3 किलोमीटर वो किया है ट्रेवल सेकंड से लेके 9 तक के बीच में, टोटल 8 जो ब्लॉक है 8 आवर के अंदर में। अब जो है ना 2 कंजिक्यूटिव आवर को हम लोग को देखना है। तो कंजिक्यूटिव आवर क्या हो सकता है, ये दोनों कंजिक्यूटिव, या फिर ये दोनों, मतलब कंजिक्यूटिव आवर का टोटल नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव आवर जो है कितने हो सकते हैं, 2-2 आवर में अगर ब्रेक करो तो टोटल 8 आवर थे, 8 आवर को 2-2 आवर में हम लोग को कंजिक्यूटिव 2 आवर का निकालना है ना। तो कंजिक्यूटिव 2 आवर का मतलब क्या कि 2-2 आवर में हम लोग को ब्रेक करेंगे, तो 8 आवर में से अगर हम लोग 2-2 में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 4 ब्लॉक होंगे। एक ये, फिर ये, फिर ये 4 ब्लॉक हो गए। तो अब जो है ना इसमें m का वैल्यू क्या हो गया, तो 4 हो गया, और n का वैल्यू क्या हो गया, तो ये जो वैल्यू आया ये 8, ये जो 8 ब्लॉक में जो टोटल डिस्टेंस था ना, ये टोटल डिस्टेंस ही इसका n हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 45 - 6 - 3 इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 36। अब वही फॉर्मूला लगा दो, n-1, तो 36 - 1 डिवाइडेड बाई m, तो यानी कि 4 प्लस 1, तो 35/4 प्लस 1, तो 8.75 प्लस 1, और 8.75 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, तो 8, और 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो ये जो है ना, ही मस्ट हैव हाइक्ड एटलीस्ट 9 किलोमीटर इन 2 consecutive आवर। ये हमारे प्रूफ करना था, यही हम लोग के पास प्रूफ आ गया। ये हो गया समझो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद का थर्ड टॉपिक। अब जो है ना चौथा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ना, ये हम लोग समझो प्रोबेबिलिटी में जो है ना, प्रोबेबिलिटी में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हम लोग सेट में भी पढ़ चुके हैं। ये हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है ये। इसका बस हम लोग को नाम बस नहीं मालूम था कि इसका नाम क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, सबसेट अगर है यूनिवर्सल सेट का, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल ऐसे मॉड जैसा है ना, ये मॉड नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बताता है। तो समझो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यहाँ पे बी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा। इसी को हम लोग, यही जो है ना नंबर है, वही हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वही जो हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था सिर्फ 2 फिनाइट सबसेट है तब। अगर ऐसे ही अगर 3 अगर हो जाए, ए यूनियन मतलब ए बी सी, अगर 3 अगर फिनाइट सबसेट होंगे,
तब क्या होगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक तरह से ना ये जनरल रूल क्या होगा, तो जनरल रूल में क्या होता है ना कि समझो नंबर ऑफ जो अकेला अकेला है, अगर जितना अगर है ना ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये अकेला अकेला प्लस में आएगा। उसके बाद जो दो दो का पेयर बनेगा, ये दो का पेयर ये दो का पेयर, जो दो का पेयर है ना वो माइनस में आएगा। फिर तीन का पेयर है वो प्लस में आएगा। फिर चौथा जो चार का पेयर में आएगा ना वो माइनस में आएगा। फिर पांच का पेयर होगा वो प्लस में आएगा। ये इसी तरीके से ये रिपीट होगा, हम लोग आगे सॉल्व करके देख लो, वो इसी तरीके से वो रिपीट होगा। तो इसके लिए हम लोग जनरल रूल बना लिए कि अगर समझो नंबर ऑफ पेयर अगर n है, n तक अगर जा रहा है, तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, तो सिग्मा ए आई जो अकेला है, अगर एक अकेला पेयर है तो अकेला एक पेयर जो है ना वो सब में होगा, प्लस सिंबल के साथ प्लस हो गया। फिर माइनस के साथ क्या होगा, तो दो का पेयर, अगर ये दो का पेयर जो हम लोग बनाएंगे ना तो वो माइनस के साथ होगा। ऐसे ही प्लस करके यहाँ पे ये थ्री का पेयर यहाँ पे डोनेट कर लो, थ्री का पेयर, फिर माइनस करके यहाँ फोर का पेयर, फिर प्लस प्लस, तो जनरल में क्या होगा, तो माइनस वन इंटू एन प्लस वन सिग्मा, और फिर ये टोटल नंबर ऑफ जो जितना नंबर है ना ये टोटल तीन अगर है तो यहाँ पे देखो तीन है ना, तो लास्ट में यहाँ तीन आए, तो वैसे ही यहाँ पे अगर n है तो n तक यहाँ तक जाएगा, तो ये लास्ट वाला जो होगा ना इसका रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यही हम लोग के पास समझो बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी इसी बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये कि देयर आर 250 स्टूडेंट इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑफ दिस 188 हैव टेकन कोर्स इन फॉरटेन, और 100 इन सी, 35 इन जावा, 88 इन बोथ सी एंड फॉरटेन, 23 इन बोथ सी एंड जावा, और 29 इन बोथ फॉरटेन एंड जावा, और 19 इन ऑल थ्री। जो तो हाउ मेनी ऑफ देम हैव नॉट टेकन एनी कोर्स। इसमें ना हम लोग के पास 250 बच्चे हैं, और 188 बच्चा फॉर्टेन का कोर्स लिया, 100 बच्चा सी का लिया, 35 बच्चा जावा का लिया, ऐसे ही वो नंबर दिए गए हैं। अब जो है ना हम लोग को ये बताना है कि कितने बच्चे ने कोई भी कोर्स नहीं लिया, ये बताना है। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट एफ सी और जे जो है ना वो फॉर्टेन की, एफ जो है वो डोनेट कर रहा है फॉर्टेन को, सी जो है सी को, और जे जो है जावा को ये डोनेट करेगा, ये हम लोग एज्यूम कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, फोर्टेन लेने वाले बच्चे कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फोर्टेन इक्वल टू क्या है, तो 188। यहाँ पे है ना 188 हैव टेकन फोर्टेन, और सी का कितना है, तो 100, और जावा का कितना है, तो 35, तो जावा का 35। ऐसे ही इसके पास हम लोग के पास क्या है, फोर्टेन एंड सी का कितना है, फोर्टेन एंड सी का 88, एंड फोर्टेन एंड जावा का 29, और जावा एंड सी, तो जावा एंड सी का 23, और फिर तीनों का ऑल थ्री का क्या है, तो 19। तो ये हो गया हम लोग के पास बेसिक जो क्वेश्चन में गिवन है। अब जो है ना ये इसका हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट नॉट इन एनी कोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी बच्चा अगर कोर्स अगर नहीं लिया है, इसका क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा माइनस अगर कोई अगर एक भी कोर्स लिया है, यानी कि एफ यूनियन सी यूनियन जी। एफ यूनियन सी यूनियन जे का मतलब क्या है, या तो वो फोर्टेन का लिया, या फिर सी का लिया, या फिर जावा का लिया, इन तीनों में से कोई एक ना एक कोर्स तो लिया ही है। तो उसमें से अगर टोटल में से अगर वो माइनस कर दे तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन एनी कोर्स। तो वही हम लोग निकाले हैं, स्टूडेंट हु नॉट टेकन एनी कोर्स इज इक्वल टू टोटल माइनस एफ यूनियन सी यूनियन जे। तो एफ यूनियन सी यूनियन जे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एफ यूनियन सी यूनियन जे का फॉर्मूला में क्या होगा, टोटल जो है मतलब सिंगल टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद जो माइनस करेंगे सेकंड जो मतलब पेयर में होंगे, जो दो के पेयर में होंगे उसको माइनस में करेंगे, फिर थ्री का पेयर को प्लस में करेंगे। तो वही हम लोग कर रहे हैं, 188 प्लस 100 प्लस 35, जो जो अकेला था अकेला वाला सिंबल को हम लोग प्लस में किए। फिर उसके बाद जो पेयर है माइनस मतलब टू का पेयर में है, तो टू का पेयर वाले को हम लोग माइनस में किए, तो 88 माइनस 29 माइनस 23। फिर जो तीन का पेयर में है उसको हम लोग प्लस किए, तो प्लस 19, ये हम लोग के पास आ गया, इसका वैल्यू आ गया 202। तो टोटल नंबर ऑफ ये स्टूडेंट जो नॉट इन एनी कोर्स क्या हो गया, तो टोटल माइनस ये, तो टोटल माइनस ये यानी कि 250 जो बच्चे थे वो टोटल थे, इसमें से इतने बच्चे ये हो गए, तो टोटल आंसर आ गया 48। ऐसे ही जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बस अंतर क्या है, इसमें चार, इसमें एफ यूनियन सी मतलब तीन ही टर्म थे ना, इसमें चार टर्म है, 2 3 5 7, ये चार टर्म है।
तो इसके बेसिस पे ही वो सॉल्व करना है। इसमें भी वही करना है कि हम लोग के पास जो एक टर्म है, अकेला वाले के लिए प्लस किए, जो पेयर में है, जो दो का पेयर में है, जैसे कि ये है ना, 2 यूनियन 3, मतलब 2 इंटरसेक्शन 3, 2 इंटरसेक्शन 5, 2 इंटरसेक्शन 7, 3 इंटरसेक्शन 5, 3 इंटरसेक्शन 7, 3 इंटरसेक्शन 7, इन सब का वैल्यू जो है ना, इन सबको हम लोग माइनस में किए हैं। फिर बाकी जो ये जो टर्म है तीन तीन के, तीन तीन वाले को हम लोग प्लस में किए हैं, जो तीन वाले हैं उसको प्लस में किए हैं, फिर जो चार वाले हैं, चार वाले को हम लोग माइनस में किए हैं। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व किया, और ये सारे वैल्यू हम लोग के पास कैसे आया, तो ये सारे वैल्यू ना हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अगर टू से डिविजिबल, वन और 250 के बीच में टू से डिविजिबल जो होगा वो कितने नंबर होंगे, तो 250 डिवाइडेड बाई टू अगर हम लोग कर दे तो टू, वही वैल्यू आ गया उसका आंसर, कि नंबर ऑफ नंबर जो जो टू से डिविजिबल है वो क्या हो जाएंगे, तो 250 डिवाइडेड बाई टू, और ये जो है ना फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ 250 बाई टू इक्वल टू 125। ऐसे ही थ्री के लिए हम लोग निकालेंगे, तो फ्लोर ऑफ 250/3, तो 250/3 में फ्लोर का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए बस 83 आया। वैसे आंसर में क्या आ रहा था, 83। अगर इसको हम लोग टोटल सिर्फ डिवाइड करते हैं ना, तो टोटल डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आ जाता टोटल डिवाइड करने पे, हाँ, 83.66 ये आता। तो 83.66, तो फ्लोर में क्या होता है, हम लोग पॉइंट का वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, बस इंटीजर को, तो 83 आ गया, बस 83 आया। ऐसे ही हम लोग के पास जब 5 का करेंगे ना, तो 5 का करने के लिए क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 का करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब जो है ना यहाँ पे एंड, मतलब 2 और 3, इसका हम लोग को निकालना है, तो 2 और 3 का मतलब क्या है, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। ऐसे ही 2 और 5 का एलसीएम तो 10, 2 और 7 का एलसीएम तो 14, और 3 और 5 का एलसीएम तो 15। ऐसे ही 5 और 7 का एलसीएम तो 35। ऐसे ही 3 और 7 का एलसीएम तो 21। अब जो है ना ये था दो का, अब तीन का अगर आ गया, तो 2 और 3 और 5, अगर इसका है तो इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 to 5 से 3 into 2 6, और 6 into 5 तो 30, तो 30 इसका आंसर, मतलब एलसीएम आया, तो इसलिए 30 से डिवाइड किए हैं। फिर उसके बाद इसमें इसका एलसीएम कितना आया, तो इसका एलसीएम आया 42, फिर इसका एलसीएम आया 105, इसका एलसीएम आया 70। अब इन चारों का एलसीएम जो है वो आया 210, इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व किए हैं। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। और इसमें हम लोग के पास क्या था, नॉट डिविजिबल बाय पूछा था, तो नॉट डिविजिबल बाय में क्या होगा, तो टोटल माइनस इतना, तो टोटल 250 है, उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये था हम लोग के पास बेसिक सेट वाले क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे। अब जो है ना डिविजिबिलिटी, अब ये जो डिविजिबिलिटी ये सब जो टॉपिक है ना, ये हम लोग को एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के पर्पस के लिए, क्योंकि ये ना लॉन्ग आंसर में नहीं आएंगे। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग को लॉन्ग में ना तुम्हें क्या आएंगे ना, तो वो मेनली जो लॉन्ग में आएंगे वो आएंगे या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे दो तीन पार्ट करके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ए बी सी करके, या फिर ये पिजन हॉल का कोई एक आ सकता है, 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन अगर हो ना, तब 10 नंबर में सब पार्ट में करके आ सकता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है पिजन हॉल वाला। तो पिजन हॉल का जो अगर आने का अगर होगा ना, तो अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आए तभी आ सकते हैं। या फिर ये हो सकता है ना कि 10 मार्क का क्वेश्चन में अगर दो पार्ट में करके दे, 5 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, तब जाके ये आ सकते हैं, वैसे ये भी नहीं आएंगे। और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये आ सकते हैं। ये जैसे कि ये जो था ना, ये क्वेश्चन, ये 10 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है ना, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के बेसिस पे ये बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये आ सकते हैं। फिर ये जो डिविजिबिलिटी है, या फिर ये प्राइम नंबर है, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन तुमको कभी भी 4 नंबर में या 10 नंबर में नहीं आएंगे, ये एमसीक्यू के लिए बस हम लोग को पढ़ना है। तो डिविजिबिलिटी में हम लोग को क्या कर सकते हैं, ये सिंबल याद रखना कि सिंबल जो होता है ए डिवाइडेड बाई, ये ए बाई बी है ना, ये बाई का सिंबल है, ए बाई बी इक्वल टू, मतलब क्या होगा, तो ए इज डिविजिबल बाई बी, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ए इज डिविजिबल बाई बी। और इसी को ना हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये जो है ना, ये तो एक्सक्लेमेट, मतलब ये सिंबल था, मतलब बैक स्लैश, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का ये सिंबल। और ये जो है ना, ये सिंबल बस स्ट्रेट लाइन है,
ये जो है ना पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी स्ट्रेट लाइन जो सिंबल होता है वो उसका डिवाइडेड, मतलब बी ए का अगर ये जो सिंबल है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बी डिवाइड्स ए, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बी डिवाइड्स ए से। और दोनों का मतलब सेम है, या तो अगर ए इज डिविजिबल बाई बी बोलो या फिर बी डिवाइड्स ए बोलो, बात तो बराबर ही है ना। तो इसमें बी जो है वो क्या है, तो डिवाइजर, और ए जो है वो क्या है, तो डिविडेंट। इसमें बी डिवाइड्स ए है, मतलब क्या है, ये बी जो है वो क्या होगा, डिवाइजर, और ये जो ए है वो क्या होगा, तो डिविडेंट। और ये बात हम लोग को मालूम ही है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बस हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बस एमसीक्यू के लिए हम लोग को याद रखना है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, अगर ए जो है ना बी को भी डिवाइड कर रहा है, सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो ए जो है ना बी प्लस सी को भी पक्का डिवाइड करेगा। ये हम लोग का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, अगर ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है और बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए जो है ना वो सी को डिवाइड करेगा। ये हम लोग ट्रांजिटिव में पहले पढ़े हुए हैं, वही चीज है। फिर उसके बाद तीसरा में है कि ए डिवाइड्स बी, अगर ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तब ए जो है ना वो एम बी को भी डिवाइड करेगा। एम जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक तरह से ये एग्जांपल समझो ना कि अगर टू है, वो अगर फोर को डिवाइड कर रहा है, तो ये टू जो है ना फोर के किसी मल्टीपल को भी करेगा। फोर इंटू, अगर फोर समझो, फोर फाइव जा 30, तो मतलब 20 से को है ना, फोर फाइव जा, फोर इंटू फाइव, फोर इंटू फाइव को भी डिवाइड करेगा, तो टू जो है 20 को भी डिवाइड करेगा। बस ये वही है। फिर उसके बाद में इन दोनों को अगर हम लोग मिला दे, वन और थ्री को अगर हम लोग कंबाइन करें, तो ए डिवाइड्स बी है और ए डिवाइड्स सी है, तो ए जो है ना वो डिवाइड करेगा एम बी प्लस एम सी को भी। तो ये सारे पॉइंट जो है ना बस एमसीक्यू के लिए याद रखो, कोई उतना इसमें थ्योरी मतलब वो करने का जरूरत नहीं है इतना। फिर प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका बस दो फैक्टर होता है, या तो वो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो, बस दो फैक्टर जिसमें हो तो उसमें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और वन जो है, पॉइंट याद भी रखना है कि वन जो है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। और कंपोजिट का वही मतलब हो गया ना कि अगर कंपोजिट कब होगा, जब उन दोनों के बीच में, अगर वन और एन के बीच में अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो उससे डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट बोल देंगे, मतलब उस नंबर को अगर डिविजिबल है कोई किसी से तो। और फिर ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एवरी इंटीजर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन जो है, उसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है। जैसे कि 12 है ना, 12 को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, यानी कि टू का स्क्वायर इंटू थ्री का पावर वन। इसको हम लोग प्राइम नंबर, टू और थ्री जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यही 14 है, 14 को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू सेवन, यानी कि टू टू पावर वन इंटू सेवन के पावर में वन, प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग के पास जो है ना एन को हम लोग एक तरह से, ये क्या हो गया, तो ये फर्स्ट प्राइम के पावर में कुछ इंटू सेकंड प्राइम के पावर में कुछ, थर्ड प्राइम के पावर में कुछ, डॉट 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 आर प्राइम के पावर में कुछ, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है ना बस एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और और इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम डिकम्पोजिशन दोनों, मतलब इसको, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो हम लोग के पास जैसे कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6647 बताओ, तो 6647 का हो जाएगा 23 इंटू सेवन, सेवन स्क्वायर, सेवन से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है, बस ये तो इसका वैल्यू ही हो गया। ऐसे ही अगर बता देगा कि 10 फैक्टोरियल का बताओ, तो 10 फैक्टोरियल में हम लोग सबका 10 फैक्टोरियल का ये वैल्यू होता है। और इसी वैल्यू को हम लोग प्राइम में करेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू फाइव, नाइन को लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री, एट को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, सेवन को हम लोग सेवन ही, सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, फाइव को फाइव, टू को हम, फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, थ्री को थ्री, टू को टू, और वन को तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो ये प्राइम नंबर के फॉर्म में हो गया। अब इसी में से हम लोग नंबर ऑफ टू काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ थ्री काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ फाइव काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ सेवन काउंट कर लेंगे, और उसी का पावर में ये लिख लिया। ये जो वैल्यू आया ना, ये इसी फॉर्म में आ गया ना कि ये P1 K के पावर, मतलब ये P1 अगर यहाँ पे 2 है और K1 जो है वो क्या है 8 है, और ऐसे ही P2 जो है यहाँ पे क्या है 3 और K2 जो है वो क्या 4, मतलब ये इसी फॉर्म में आ गया ना। तो इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कहते हैं। ये था समझो प्राइम फैक्टराइजेशन तक। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है वो जीसीडी, मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो कहो दोनों का नाम, मतलब दोनों ऑल्सो नोन एज एचसीएफ है। अब इसका जो है ना ये स्टेटमेंट है कि अगर ए और बी जो है दो नॉन जीरो है, तो एक ऐसा नंबर इन
एक ऐसा नंबर डी अगर है जो डिवाइड कर रहा है ए को बी, अगर डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी हो, तो वो उसका कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। जैसे कि कोई अगर समझो नंबर है 12 और 16, तो और डी जो है ना वो 4 है, मान लो ये 4 है, 4 जो है ना अगर 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है ना कॉमन डिवाइजर हो गया। ऐसे ही इसका डिवाइजर क्या हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है, 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन डिवाइजर तो ये दोनों हो सकते हैं, 4 और 2। लेकिन ये जीसीडी क्या होता है, तो इफ डी द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइजर, जितना भी कॉमन डिवाइजर है इसमें से जो अगर लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर ये 4 समझो है, ये 4 अगर लार्जेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जीसीडी ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा, तो 4। तो ये लार्जेस्ट अगर है तो इसका वैल्यू ये 4 हो गया। इसी तरीके से हम लोग जीसीडी, और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अगर जीसीडी अगर कोई दो नंबर है, उस दो नंबर का जीसीडी अगर 1 है, तो वो दो नंबर जो है ना को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम हम लोग कहते हैं उसको। और जीसीडी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये कोई नंबर अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में अगर गिवन है, ये n है, और एक ऐसा ही नंबर m के लिए भी ऐसा ही सेम चीज अगर हो, तो इसमें ना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग पावर चेक करते हैं। जैसे कि ये है ना, जैसे कि हम लोग इसको हम लोग दिखाने के लिए, ये समझो कि 12 है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 1, 1 का तो कुछ होता नहीं है, तो बस ये 2 टू द पावर 4 ही 16 हो गया, तो ये हो गया। और तो इसको हम लोग में क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जीसीडी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं ना, तो P1 ऑफ मिनिमम ऑफ A1 ए बी जो है, तो मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ये जो प्राइम फैक्टर 2 है ना, इसका जो पावर है, ये मिनिमम चेक करते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर 2 है, और ये 2 टू द पावर 4 है, तो इसमें से जो मिनिमम होगा ना वो लेते हैं। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ 2 है, तो इसीलिए 2 टू द पावर 2 हो गया, इनटू अब 3 का चेक करेंगे, तो 3 का मिनिमम कौन है, यहाँ पे 3 का पावर में 1 है, और यहाँ पे 3 का पावर में कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, मतलब 3 का पावर 0 है, तो 1 और 0 में मिनिमम क्या है, तो इंटू 3 टू पावर 0, तो 3 टू पावर 0 यानी कि 1, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 1 यानी कि 4, तो यही 4 हम लोग के पास जीसीडी है, वही हम लोग वहां पे भी निकाले थे वैसे भी, और ऐसे भी मतलब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बस एमसीक्यू के लिए याद रखना। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू के लिए, ये 4 मार्क में नहीं आएगा, एमसीक्यू के लिए याद रखना ये एक्सप्रेशन। अब ऐसे ही क्वेश्चन है कि जीसीडी फाइंड करना है, तो वो जीसीडी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई वो है, ये बस इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाया गया है। और अब जो है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, ये 10 नंबर में नहीं, मतलब 5 नंबर का अगर 2 पार्ट में करके आया ना, तब जाके ये इक्लूड एल्गोरिथम आ सकता है। तो इक्लूड एल्गोरिथम में क्या होगा, तो इफ ए और बी जो है ना दो इंटीजर है, जिसमें ए अगर बड़ा है, तब जो है R1 अगर रिमाइंडर है, इफ ए डिवाइडेड बाई बी, अगर ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो R1 अगर रिमाइंडर है, और फिर R2 अगर रिमाइंडर है, इफ अगर हम लोग जो बी आया, ये जो बी जो है ना डिवाइजर, बी को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो R2 अगर रिमाइंडर आ रहा है, और फिर R3 रिमाइंडर आ रहा है, कब, जब हम लोग इस R1 को डिवाइड कर रहे हैं R2 से, इफ R1 जो है ना उसको डिवाइड कर रहे हैं R2 से, और ऐसे ही अगर कंटिन्यू होते जा रहा है, तो अगर इफ RK+1 कोई एक ऐसा वैल्यू आया जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसके जो नेक्स्ट प्रीवियस जो रिमाइंडर होगा ना, वो हमारा जीसीडी हो जाएगा, जो जस्ट प्रीवियस रिमाइंडर होगा वो इसका जीसीडी हो जाएगा। इसको समझने के लिए, ये तो समझो बस स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए हम लोग के पास क्वेश्चन देखते हैं। तो जीसीडी ऑफ फाइंड करना है, जीसीडी ऑफ 1575 और कॉमा 231, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो 1575 को हम लोग लिख सकते हैं, ये डिवाइडेंड है, इक्वल टू लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट इतना हो गया 6 इसमें, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ये आया 189, ये हो गया। तो अब इसी में ना हम लोग क्या, ये R1 है और ये B है, B मतलब क्या डिवाइजर, और ये जो है A मतलब डिवाइडेंड। तो इसमें हम लोग को क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग फिर अब जो है ना डिवाइडेंड को हम लोग मतलब डिवाइडेंड है ना, इफ R1 इज ए रिमाइंडर है, इफ A डिवाइडेड बाई B था,
अब जो है ना R2 इज रिमाइंडर व्हेन B इज डिवाइडेड बाय R1, तो B को हम लोग R1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू है, ये जो डिविडेंड है, इसी को हम लोग अब ब्रेक करेंगे, तो 231 को हम लोग ब्रेक करेंगे। जो डिविडेंड है ना वो ये समझो इस तरीके से, ये डिविडेंड यहाँ ब्रेक हो रहा है, ये इसमें अब डिवाइजर ये बन गया, ये R1 जो है ना वो इसका डिवाइजर बन गया, तो डिवाइजर क्या होगा 189 इंटू यहाँ पे क्योसेंट क्या होगा, तो क्योसेंट ये, और इसमें रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर इतना हो गया। ये हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करके, वो डिवाइड डिवाइड करके हम लोग यहाँ दिखाएंगे नहीं, वो रफ में का चाहो तो कर लो। तो बेसिकली ये यहाँ पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 231 1575 ये है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग के पास 6 में अगर हम लोग करेंगे तो कुछ वैल्यू होगा जिसमें रिमाइंडर कोई भी वैल्यू हो जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 189 होगा। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 189 को डिवाइड कर रहे हैं 231 से, तो मतलब 189 जो आया ना, तो इस 189 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 231 को, फिर इसमें हम लोग के पास वन क्वेश्चन आया, तो 189 डिवाइडेड बाय, तो इसमें रिमाइंडर क्या आया, तो 42। ऐसे ही हम लोग अब 42 को डिवाइड करेंगे 189 से, मतलब 189 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो मतलब यही हम लोग कर रहे हैं, तो जो ये है ना वो बस यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 189 है तो 189, और इसमें 189 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या है, तो 21। फिर अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसमें 42 है, 42 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 42 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ जीरो आया। जहां पे रिमाइंडर जीरो आया हम लोग यहाँ पे ये जो रूल था, रूल में क्या था कि जहां पे ये जीरो आया उसके जस्ट प्रीवियस वाला जो रिमाइंडर होगा ना वो उसका जीसीडी होगा, तो ये जीरो यहाँ आया, उसके जस्ट प्रीवियस जो रिमाइंडर है वो क्या है 21, तो ये 21 जो है ना वही हमारा जीसीडी हो गया, ये हमारा जीसीडी हो गया। ऐसे ही एक और ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना, इसका भी आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये था जीसीडी पे क्वेश्चन, इक्लूड एल्गोरिथम के बेसिस पे। अब यही इक्लूड एल्गोरिथम क्या है ना, जो 10 मार्क का क्वेश्चन, अगर सिर्फ अगर एक क्वेश्चन हो, मतलब पार्ट में करके नहीं हो, ये मतलब पांच पांच मार्क के कॉम्बिनेशन में नहीं हो, अगर सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन अगर आना चाहे, तो इसमें ये थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी जो है ना, अगर जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी के फॉर्म में। बेसिकली ये जो 17 है ना, ये जैसे कि यहाँ पे ये जीसीडी आया, इस 17 को हम लोग ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ नंबर समझो एक एम होगा और इंटू 3587 प्लस एन होगा इंटू 1819, इस फॉर्म में, मतलब ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना जीसीडी का, दो नंबर है, इस दो नंबर के कुछ मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थ्योरम बताता है। तो बेसिकली वही है, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस एन बी, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये जो ए और बी था ना, इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, और जहां पे एम और एन जो है वो इंटीजर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जीसीडी ऑफ 4 और 14 है, इसका जीसीडी 2 होता है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस -1 ऑफ 14, तो -1 ऑफ 14 यानी कि 4 इंटू 4 16, और 16 माइनस 14 तो 2, इसको हम लोग उसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए m का वैल्यू क्या है 4, n का वैल्यू क्या है, तो -1, वही चीज हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो यही इसके बेसिस पे ना हम लोग दोनों जो प्रीवियस क्वेश्चन था जीसीडी का, दोनों को हम लोग सॉल्व करके चेक करके देखेंगे, दोनों को हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे, और इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना होता है मेनली, तो एम और एन का वैल्यू जो है ना वो फाइंड करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आया ना, एक्सप्रेस जीसीडी ऑफ इतना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इतना, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, या तो बस यहीं तक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अगर ऐसे करके लिखा भी दे सकता है। तो यहीं तक अगर क्वेश्चन है तो बेसिकली इसमें हम लोग जीसीडी है ना, एक्सप्रेस जीसीडी ऑफ इतना, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो है ना इक्लूड जो मेथड है, ये जो इक्लूड मेथड है ना, इससे हम लोग वो जीसीडी निकालेंगे, ये जीसीडी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे 21, जीसीडी इक्वल टू जो है ना 21 तक निकालेंगे, तो जीसीडी ऑफ इतना इक्वल टू 21 हो गया। अब ये जो 21 हो गया ना, तो इससे हम लोग बैकवर्ड जाएंगे, जैसे कि ये 21 आया ना, ये 21 आया, इसमें हम लोग जहां पे रिमाइंडर 21 आया यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर आया 21, यहीं से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बैकवर्ड करें तो क्या होगा 181, मतलब 189, फिर -4 इंटू 42, तो 4 इंटू 42 ऐसे लिख सकते हैं ना 21 को। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं,
21 अकेला रहेगा, बाकी इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 189 माइनस 4 इंटू 42 लिखो या 42 इंटू 4, वही बात बराबर है। ये हो गया। अब 189 है और फिर 4 इंटू 42 है, तो अब जो वैल्यू था 42 है ना, 42 रिमाइंडर था, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 231 माइनस 189 इंटू 1, तो वही हम लोग किए हैं। तो 189 तो यहाँ है ही, 42 का जो वैल्यू है, इस 42 का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, 231 माइनस 189 इंटू 1, ये बस वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो जीसीडी हम लोग ऊपर में निकाले हैं ना, अगर ये जीसीडी अगर तुम सही निकाले हो, बस क्या करना, जहां से ये जीसीडी आया है, यहाँ से यहीं से बस ऊपर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना, वो आंसर खुद ब खुद आएगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो जो रिमाइंडर है ना उसका। तो जैसे कि 42 था अगला रिमाइंडर, तो 42 का हम लोग वैल्यू पुट किए, 42 का वैल्यू यहाँ पुट किए। अब अगला रिमाइंडर इसमें क्या है, अगला रिमाइंडर है 189, तो एक तरह से अब 189 का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें से अब देखो, तो इसमें से जो है अब किसका वैल्यू पुट करेंगे, 189, तो 189 का वैल्यू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो 189 यहाँ आया, इतना ये सिंप्लीफाई करने पे इतना आया, तो 189 आया, तो 189 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जो जो रिमाइंडर है ना बस उसका वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे कि 42 आया था, तो 42 था, तो 42 का हम लोग वैल्यू पुट किए, फिर 189 है तो 189 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 189 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, 189 को हम लोग लिख सकते हैं 1575 माइनस 2231 इंटू 6, ये हो गया। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब इसके फॉर्म में आ गया। ये जो दो नंबर थे, यही दो नंबर हम लोग के पास, इसी का हम लोग एलसीएम निकाले थे ना, 1575 और 231, इसी का एलसीएम निकाले, तो ये हम लोग के पास ए और बी हो गया। इसके मल्टीपल में जो भी है वो हमारा एम और एन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर है, ए का मल्टीपल जो होगा वो 5 है, और बी का मल्टीपल जो होगा वो एन है, तो एम इक्वल टू 5 आया, बी एन इक्वल टू क्या आया, तो -34। इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो जीसीडी आया, उस जीसीडी का जो वैल्यू है ना, उसमें हम लोग ये जो जीसीडी वैल्यू है, इससे हम लोग बस सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आया था ना, उसी रिमाइंडर का वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करते जा रहे हैं। लास्ट में हम लोग के पास बस ये दो टर्म बचेंगे, जो दो टर्म बचेंगे, ये जो दो टर्म बचेंगे ना, ये तो बस ए और बी होंगे, जिसका हम लोग जीसीडी निकाले थे, जो नंबर गिवन थे, बस वही नंबर बचेंगे, और उसके साथ जो मल्टीपल होगा, जो भी मल्टीपल होगा वो हमारा एम और एन हो जाएगा। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने का, ये भी इजिली हो जाएगा। तो ये था हमारे पास जीसीडी। अब जीसीडी का ना ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज बस एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस एमसीक्यू के लिए, मतलब ये थ्योरी में तो नहीं आएंगे, बस एमसीक्यू के लिए तुम्हें पढ़ लेना है। तो ये बस खुद से वो एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम बेसिकली वही जो है ना, पिछले में क्या था, मिनिमम, तो इसमें हम लोग क्या होगा, तो मैक्सिमम, जैसे कि है ना 12 था, 12 को हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये था। और ऐसे ही 16 को हम लोग क्या लिखे थे, 2 टू द पावर 4। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें एलसीएम में क्या कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ले रहे थे, 2 टू द पावर, मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ 2 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4, तो 4 हो गया, इंटू 3 टू द पावर में मैक्सिमम क्या है, तो 3 टू द पावर यहाँ 1 है यहाँ, और यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 0 है, तो इन दोनों का मैक्सिमम, तो इंटू 3, वो मैक्सिमम क्या है, तो 1, तो इंटू 3 टू द पावर 1, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। बेसिकली ये एलसीएम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम, बस वही वैल्यू कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। अब जो है ना, जीसीडी और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है, ये एमसीक्यू पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कि तुमको एलसीएम गिवन होगा और ए और बी का वैल्यू गिवन होगा, तुमको बोलेगा जीसीडी बताओ। या फिर ये हो सकता है ना कि तुमको बस एलसीएम गिवन होगा और जीसीडी गिवन होगा, तुमको बोलेगा ए और बी का जो है ना प्रोडक्ट बताओ। तो उसके लिए ये रिलेशन है, जीसीडी ऑफ ए और बी जो है ना, इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। बस यही तक हम लोग के पास है। ये यूनिट में ना बहुत सिंपल सा है। पहले तो हम लोग के पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, और उसके बाद हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फिर उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी, वही सारे जो प्राइम नंबर ये सब जो है वो सब बेसिक जो एमसीक्यू के लिए ही बस पढ़ना है, बाकी और कुछ पढ़ना नहीं है। फिर जीसीडी, जीसीडी पे जो है ना थ्योरम, जीसीडी का वो जो थ्योरम है ना, बस वो पढ़ लो, उससे जीसीडी तो आ ही जाएगा। जीसीडी में बस इक्लूड जीसीडी जो है ना, इक्लूड एल्गोरिथम, बस वो देखना है हम लोग को। तो वो अगर थ्योरम अगर आता है, तो थ्योरम में भी तो वो सॉल्व करना ही है ना। थ्योरम को बनाने के लिए क्या होगा,
जो हम लोग के पास एम और एम का वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए पहले जीसीडी निकालना है। वो जीसीडी हम लोग को इक्लूड मेथड से ही निकालना है। इक्लूड मेथड से जीसीडी निकालेंगे तो इक्लूड वाला ही हो गया। बस वो एक टॉपिक हुआ और ये एलसीएम, बस इतना ही टॉपिक है इस पूरे यूनिट में। ये समझो यूनिट जो है ना पूरे शायद पूरे बीटेक का सबसे छोटा टॉपिक होगा, जो बस 12 पेज में हो ही गया। बस इतना ही है यूनिट 2 में।